Hello and welcome. I am Dr. Rohita Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this video, I will explain you mechanism of passive absorption of water. इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपको जल के निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में समझाऊंगा. This is fourth video in the series on absorption of water by the plants. यह पादपों द्वारा जल का अवशोषण इस विषय पर चौथा प्रस्तुतिकरण है. पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का निष्क्रिय अवशोषण. इट कैन बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स. इसे मूल में से होते हुए जल का अवशोषण कहा जा सकता है. In earlier presentation on active absorption of water was called as absorption by the roots. इससे पूर्व के प्रस्तुतिकरण में जिसमें मैंने जल के सक्रिय अवशोषण के बारे में बताया था, उसमें जल के सक्रिय अवशोषण को एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स कहा गया था, यानी मूल के द्वारा जल का अवशोषण. लेकिन निष्क्रिय अवशोषण को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स, मूल में से होते हुए जल का अवशोषण. यानी इस प्रकार के अवशोषण में मूल केवल एक जल के अवशोषण के लिए साधन के रूप में कार्य करती है. मूल के द्वारा स्वयं जल के अवशोषण में कोई योगदान नहीं दिया जाता है. लेकिन चूंकि पादप के द्वारा जल का अवशोषण मृदा विलयन से ही हो सकता है और मृदा विलयन से पादप के स्तंभ तक या पर्ण तक जल को पहुंचने के लिए मूल में से होकर ही गुजरना पड़ेगा, अतः इसमें जल केवल एक पाइप की तरह कार्य करती है, जिसमें से होते हुए जल का प्रवाह मूल बाहर मृदा विलयन से भीतर पादप के स्तंभ और पर्ण की ओर होता है. मूल के द्वारा कोई सक्रिय योगदान जल के अवशोषण में नहीं दिया जाता है. Therefore, this is known as absorption through the roots, where roots does not play any active part in absorption of water. They are merely present as a pipeline between external soil solution and plant stem. The force responsible for absorption is transpiration pull generated due to transpiration by the leaves. तो इस प्रकार के अवशोषण में यानी निष्क्रिय अवशोषण में जल के अवशोषण के लिए जो उत्तरदायी बल होता है वह पादप की पर्णों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन से निर्मित वाष्पोत्सर्जन तनाव या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है. Rapid loss of water from the leaves during transpiration creates a tension negative pressure which increases DPD in xylem sap of the leaves. दिन के समय जब पादप की पर्ण में से निरंतर वाष्पोत्सर्जन होता है जिसके द्वारा जल की हानि होती है, तो इस पादप के पर्ण के द्वारा होने वाले इस निरंतर वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि के कारण पादप की पर्ण में लीव्स में एक ऋणात्मक दबाव निर्मित हो जाता है या एक तनाव निर्मित हो जाता है. As we have already discussed that when pressure is positive, when pressure increases, it decreases DPD, and when pressure decreases, it increases DPD. So here pressure is decreasing because pressure becomes even negative due to rapid transpiration or loss of water by the leaves. तो जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि जब दाब में वृद्धि होती है या दाब धनात्मक होता है तो उसके फलस्वरूप विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी कम होती है, और जब दाब में कमी होती है तो विसरण दाब न्यूनता का मान बढ़ता है. तो यहाँ पर पर्ण में पर्ण के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होने के कारण या निरंतर जल की हानि होने के कारण वास्तव में एक तनाव या ऋणात्मक दबाव निर्मित हो जाता है, यानी दाब में अत्यधिक कमी हो जाती है और दाब शून्य से भी नीचे चला जाता है, ऋणात्मक हो जाता है. तो दाब के इतना कम हो जाने के कारण डीपीडी के मान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है. वैल्यू ऑफ डीपीडी इंक्रीजेस वेरी मच इन जाइलम सैप ऑफ द लीव्स. यह जो ऋणात्मक तनाव या होता है, ऋणात्मक दबाव या तनाव होता है, वह सबसे पहले पर्ण के जाइलम रस में निर्मित होता है. सो दिस टेंशन और नेगेटिव प्रेशर फर्स्ट डेवलप्स इन जाइलम सैप ऑफ द लीव्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन बाय ऑल द लीव्स. This tension is transmitted to water in xylem of roots through the xylem of stem
and a DPD gradient is created from leaves to root cells, where highest DPD is found in the leaves and lowest DPD is found in the root cell. तो इस ऋणात्मक दबाव के कारण या तनाव के कारण, जो कि सबसे पहले पर्ण में निर्मित होता है, यह तनाव फिर पर्ण से तने के जाइलम में स्थानांतरित हो जाता है और तने के जाइलम से फिर यह मूल के जाइलम में स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार से संपूर्ण पादप में एक विसरण दाब न्यूनता की प्रवणता निर्मित हो जाती है। डीपीडी ग्रेडियंट डेवलप्स इन द प्लांट। पूरे पादप में एक विसरण दाब प्रवणता डीपीडी ग्रेडियंट निर्मित हो जाता है और इस डीपीडी ग्रेडियंट में डीपीडी का जो उच्चतम मान होता है वह पर्ण के जाइलम में पाया जाता है और डीपीडी का जो न्यूनतम मान होता है वह मूल कोशिकाओं में उपस्थित होता है। As we have already discussed, water moves from a solution of low DPD towards a solution of high DPD। जैसा हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, जल की गति जो होती है वह एक कम विसरण दाब न्यूनता वाले क्षेत्र से अधिक विसरण दाब न्यूनता वाले क्षेत्र की ओर होती है। So the water moves along this DPD gradient from roots towards the transpiring surfaces। तो इस कारण से इस DPD प्रवणता के कारण, विसरण दाब न्यूनता प्रवणता के कारण जल मूल से वाष्पोत्सर्जन करने वाली सतहों की ओर यानी पर्ण की ओर प्रवाहित होता है। As a result, soil water is pulled into cortical cells from soil through root hairs to reach the xylem of roots to maintain the supply of water। तो इस कारण से पर्ण के द्वारा, पर्ण में डीपीडी का मान बहुत अधिक होने के कारण पर्ण के द्वारा तने के जाइलम और फिर मूल के जाइलम और फिर मूल की वल्कुट कोशिकाओं से जल को तेजी के साथ खींचा जाता है। डीपीडी प्रवणता के उपस्थित होने के कारण जल मूल से, मूल के जाइलम में, फिर तने के जाइलम में और पर्ण के जाइलम की तरफ प्रवाहित होता है और जब मूल के कोशिकाओं से जल स्तंभ के जाइलम की तरफ प्रवाहित होगा तो जल की कमी के कारण यहां पर भी डीपीडी का मान तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाता है बाहर मृदा विलयन की तुलना में और इस कारण से मृदा विलयन से जल मूल की वल्कुट कोशिकाओं में प्रवेश करता है। सो इन दिस वे व्हेन वाटर इज पुल्ड by the leaves from stem xylem and then from root xylem and root cortical cells, then DPD in cortical cells become high compared to DPD of the soil solution and as a result water enters from soil solution into the root cortical cells। So in this way water is absorbed or pulled from the soil solution towards the transpiring leaves through the root cortical cells, root xylem, stem xylem एंड लीफ जाइलम। तो इस प्रकार से जल को खींचा जाता है मृदा विलयन में से पर्ण की वाष्पोत्सर्जन करने वाली सतह की ओर और इस खिंचाव में जल का जो प्रवाह होता है वह मृदा विलयन से पहले मूल की वल्कुट कोशिकाओं में, फिर वहां से मूल के जाइलम में, फिर तने के जाइलम में, फिर पर्ण के जाइलम में, इस प्रकार से जल पर्ण तक पहुंचता है वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण या ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। The force for this entry of water is created in shoot due to rapid transpiration and hence the root cells merely act as a passive absorbing surface and metabolic energy is not used during this process। तो चूंकि इस प्रकार के जल के अवशोषण में, जल के अवशोषण के लिए जो उत्तरदायी बल है वह तरोह में निर्मित होता है, शूट में निर्मित होता है या पर्ण के द्वारा निर्मित होता है, पर्ण के द्वारा होने वाले तीव्र वाष्पोत्सर्जन के कारण। अतः इस प्रकार के जल अवशोषण में मूल कोशिकाएं केवल एक निष्क्रिय अवशोषी सतह के रूप में ही कार्य करती है और मूल कोशिकाओं के द्वारा इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की उपापचयी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। So low metabolic energy is used and hence this process is known as passive absorption of water। अतः इस क्रिया विधि को जल का निष्क्रिय अवशोषण कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की उपापचयी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता और पर्ण के वाष्पोत्सर्जन से जो वाष्पोत्सर्जन तनाव या ट्रांसपिरेशन पुल या नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है उस खिंचाव के कारण जल मृदा विलयन से मूल स्तंभ से होता हुआ पर्ण तक पहुंचता है। अर्थात जल का अवशोषण जो होता है वह ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा ही होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन पुल एंड देयरफॉर द रेट ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। चूंकि यहां पर वाष्पोत्सर्जन के लिए जो उत्तरदायी बल है वह जल के अवशोषण के लिए जो उत्तरदायी बल है वह वाष्पोत्सर्जन है, अतः जल के अवशोषण की दर जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन की दर के समानुपाती होती है। So because in this type of absorption of water, that is passive absorption of water, the force responsible for absorption of water is transpiration
therefore rate of passive water absorption is directly proportional to rate of transpiration. If transpiration increases, rate of water absorption also increases. If transpiration decreases, then rate of water absorption also decreases. The tension in water column persists even when transpiration is not occurring because living cells of plant continuously draw water from xylem elements to maintain their turgidity. So here we might think that how water is absorbed during night. तो यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि रात्रि के समय जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा होता है तो उस वक्त जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो रात्रि के समय भी जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा होता है तब भी जो पादप में कोशिकाएं उपस्थित है वह पादप कोशिकाएं जाइलम से निरंतर जल को खींचती रहती है या जल का प्रवाह निरंतर पादप कोशिकाओं की ओर होता है और पादप कोशिकाओं को यह जल जो मिलता है वह जाइलम के द्वारा मिलता है। अर्थात पर्ण में जो कोशिकाएं वो पर्ण के जाइलम से जल खींचती है, स्तंभ में जो कोशिकाएं वो स्तंभ के जाइलम से जल खींचती है और यह जल इसलिए खींचा जाता है ताकि पादप कोशिकाएं अपनी स्फीत अवस्था बनाए रख सके। दिस वाटर इज ड्रॉन बाय द सेल्स ऑफ प्लांट to maintain their turgidity. So since all the cells in the plant continuously draw water from the xylem elements during night time also, the absorption of water remain continuous during night time also, although rate of water absorption will be slower during night time because transpiration is not taking place. तो चूंकि पादप की सभी कोशिकाएं निरंतर जाइलम में से जल का अवशोषण अपनी स्फीत अवस्था को बनाए रखने के लिए करती है, अतः रात्रि के समय भी जल का अवशोषण इस कारण से होता रहता है। एक खिंचाव रात्रि के समय भी जाइलम में उपस्थित रहता है क्योंकि सभी कोशिकाएं जाइलम से जल को निरंतर खींचती रहती हैं। यद्यपि रात्रि के समय होने वाला या पाया जाने वाला यह तनाव जो होता है वह तुलनात्मक रूप से कम होता है क्योंकि इस समय वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा होता है, तो इस कारण से जल के अवशोषण की दर भी जो रात्रि के समय होती है वह तुलनात्मक रूप से कम होती है। So in this diagram, this complete process is shown. This is leaf. In leaves, when they rapidly transpire water or lose water in the process of or lose water in the process of transpiration, the value of water potential can become as negative as -30. तो यहाँ पर जल विभव का मान जो है वह अत्यधिक ऋणात्मक होकर -30 तक हो सकता है। तो जब पर्ण का जाइलम यहाँ पर यह पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में तनाव जल विभव का मान जब -30 तक हो जाता है तो यह कोशिकाएं पर्ण के जाइलम में से जल का अवशोषण करती है। पर्ण का जाइलम स्तंभ के जाइलम में से जल का अवशोषण करता है और स्तंभ का जाइलम फिर मूल के जाइलम से जल का अवशोषण करता है और मूल का जाइलम परिरंभ कोशिकाओं से, अंतःत्वचा कोशिकाओं से या मूल के वलकुट कोशिकाओं से और अंततः मूल रोम के द्वारा बाह्य मृदा विलयन से जल का अवशोषण करता है। तने के जाइलम में जल विभव का मान भी अत्यधिक ऋणात्मक होता है जो लगभग -10 के करीब होता है। तो यद्यपि यह तने के जाइलम में जल विभव का मान पर्ण में पाए जाने वाले जल विभव के मान की तुलना में कम ऋणात्मक होता है। लीव्स में -30, तने के जाइलम में यह -10 तक होता है। और बाहर मूल रोम कोशिकाओं की मृदा विलयन में उपस्थित मूल रोम कोशिकाओं की बात करें तो वहां पर जल विभव का मान जो होता है वह लगभग -1 होता है। तो यहाँ पर मान सबसे कम ऋणात्मक होता है यानी लीस्ट नेगेटिव होता है और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जल विभव के मान में कमी आती जाती है यानी जल विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता जाता है। तो when value becomes more and more negative, we can say water potential decreases continuously and lowest water potential is found in leaf mesophyll cells where it is most negative. न्यूनतम मान जो जल विभव का पाया जाता है वह पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है where it is most negative up to -30. So because of this gradient, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक ग्रेडियंट जल विभव का निर्मित हो जाता है। न्यूनतम मान मृदा विलयन में या मूल रोम में, फिर मान में निरंतर वृद्धि, मान में निरंतर कमी होती जाती है। जल विभव का मान अधिकतम जो होता है वह मृदा विलयन में या मूल रोम कोशिकाओं में पाया जाता है और जैसे जैसे हम भीतर की ओर जाते हैं जल विभव का मान कम होता जाता है यानी अधिक ऋणात्मक होता जाता है और यह कमी बढ़ते बढ़ते पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में जल विभव का मान अत्यधिक ऋणात्मक होते हुए -30 हो जाता है यानी अत्यधिक कम हो जाता है। यही मान यदि हम डीपीडी की बात करें या विसरण दाब न्यूनता की बात करें तो विसरण दाब न्यूनता के संदर्भ में इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, लोएस्ट वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज फाउंड इन soil solution or root hairs as we move towards
इंटीरियर ऑफ द रूट, जैसे जैसे हम मूल के भीतर की तरफ जाएंगे डीपीडी का मान बढ़ता जाएगा। फिर इसी प्रकार से क्रमिक रूप से डीपीडी के मान में वृद्धि होती रहती है और डीपीडी का जो उच्चतम मान पाया जाता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डीपीडी इज फाउंड इन द लीफ मेसोफिल सेल्स। डीपीडी का उच्चतम मान पर्ण की मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो इस कारण से इस डीपीडी प्रवणता के कारण या जल विभव प्रवणता के कारण जल का अवशोषण मूल के द्वारा किया जाता है। यहां पर मूल में कोई भी बल इस जल के अवशोषण के लिए निर्मित नहीं होता। मूल केवल मृदा विलयन में उपस्थित जल को एक मार्ग प्रदान करती है मूल के जाइलम तक पहुंचने के लिए। इस कारण से इसको एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स कहा जाता है, मूल में से होते हुए जल का अवशोषण कहा जाता है। Now the evidences in support of passive absorption, इस निष्क्रिय अवशोषण के पक्ष में कुछ प्रमाण हैं, वह इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब वाटर इवन इन एब्सेंस ऑफ रूट्स। ऐसा देखा गया है कि अनेक पादपों में जब वाष्पोत्सर्जन तीव्र गति से हो रहा हो तो मूल की अनुपस्थिति में भी पादप के द्वारा जल का अवशोषण किया जा सकता है ना, सीधा तने के द्वारा भी जल का अवशोषण किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन ही वह बल है जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है। ट्रांसपिरेशन इज द फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर absorption of water. And second evidence is the occurrence of tension, that is negative pressure during rapid transpiration has been experimentally demonstrated. इस संपूर्ण क्रियाविधि में हमने बात की है एक ऋणात्मक दबाव की या तनाव की, जो कि पर्ण के वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निर्मित होता है और फिर पर्ण से यह तनाव तने के स्तंभ तक पहुंचता है और वहां से मूल के जाइलम तक, तने के जाइलम तक पहुंचता है और वहां से मूल के जाइलम तक पहुंचता है। इस ऋणात्मक तनाव या नेगेटिव प्रेशर को प्रयोगों के द्वारा तने में इसका मापन किया जा चुका है। दिस हैज बीन मेजर्ड, दिस नेगेटिव प्रेशर और टेंशन हैज बीन मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली इन द स्टेम ऑफ द प्लांट्स एंड देयरफॉर वी कैन से a negative pressure is definitely present in the xylem of the stem and that is responsible for absorption of water through the roots. The rate of transpiration is closely associated with rate of water absorption. साथ ही अनेक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि जल के अवशोषण की जो दर होती है वह वाष्पोत्सर्जन की दर के साथ सघन रूप से संबंधित रहती है। यानी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है तो जल अवशोषण की दर भी बढ़ती है, वाष्पोत्सर्जन की दर घटती है तो जल अवशोषण की दर भी घटती है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ट्रांसपिरेशन इज द फोर्स विच इज कॉजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ही वह बल है जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है। इस कारण से वाष्पोत्सर्जन के बढ़ने से जल अवशोषण भी बढ़ता है, वाष्पोत्सर्जन के कम होने से जल का अवशोषण भी कम होता है। According to Kramer, the active absorption water is of negligible significance for the water economy of most or perhaps all plants. तो इस कारण से क्रैमर ने यह कहा कि लगभग अधिकांश पादपों में या लगभग सभी पादपों की जल अर्थव्यवस्था में, वाटर इकोनॉमी में जल का जो सक्रिय अवशोषण है उसका नगण्य महत्व होता है। यानी जल का एक्टिव एब्जॉर्प्शन या सक्रिय अवशोषण जो है उसका पादप की जल अर्थव्यवस्था या वाटर इकोनॉमी में कोई विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि पादप के द्वारा अधिकांश जल का अवशोषण जो किया जाता है वह निष्क्रिय रूप से किया जाता है या पैसिव फॉर्म में किया जाता है। सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज ऑफ नेग्लिजिबल सिग्निफिकेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट बाय पैसिव मैकेनिज्म। The active absorption is not considered significant for the following reasons. जल का जो सक्रिय अवशोषण है वह निम्न कारणों से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। पहला, the volume of exudates from the cut stump due to root pressure is very small compared to volume of water lost in transpiration by similar intact plants under conditions favorable for transpiration. तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जब तेज वाष्पोत्सर्जन करते पादप के तने को काट दिया जाए तो चूंकि मूल के द्वारा अभी भी निरंतर जल का अवशोषण होता है, तो जल का निरंतर अवशोषण होने से नीचे से मूल के द्वारा जल तने में धकेला जाता है, जिसके बारे में हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, जिसे मूल दाब या रूट प्रेशर कहा जाता है। लेकिन जल या जो तने के कटे हुए भाग से जो जल निकलता है इसकी मात्रा अत्यंत कम होती है उस जल की मात्रा के तुलना में जो पादप के पर्ण के द्वारा वाष्पोत्सर्जन में खो दिया जाता है या जिस जल की हानि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पर्ण की होती है। तो यदि सक्रिय अवशोषण के द्वारा जल का अवशोषण होता है तो उतनी ही मात्रा में जल को तने में धकेला जाना आवश्यक होगा जितनी मात्रा में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि तने को यदि काट दिया जाए तो यद्यपि जल मूल के द्वारा तने में धकेला जाता है लेकिन इसकी मात्रा
बहुत कम होती है, जो उस मात्रा को कंपेंसेट या संतुलित नहीं कर सकती जितना कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि पादप के द्वारा होती है। अतः हम ये कह सकते हैं सक्रिय अवशोषण का कोई विशेष योगदान जल इकोनॉमी में नहीं होता या जल अवशोषण में नहीं होता। Intact transpiring plants can absorb water from comparatively concentrated and drier soil solution more easily than the similar detox plants. ऐसा देखा गया है जो वाष्पोत्सर्जन करने वाले पादप होते हैं वह अत्यधिक लवणीय मृदा से भी या अत्यधिक शुष्क मृदा से भी जल का अवशोषण कर सकते हैं। लवणीय मृदा में जैसा हम जानते हैं ओपी का मान अधिक होता है, तो जितना मृदा विलयन में ओपी का मान अधिक होगा उतना ही जल अवशोषण तुलनात्मक रूप से कठिन हो जाता है, और शुष्क मृदाओं में भी जल तुलनात्मक रूप से कम होता है तो जल का अवशोषण कठिन होता है। लेकिन यह देखा गया है कि जो तेज गति से वाष्पोत्सर्जन कर रहे होते हैं पादप, वह ऐसी मृदा से भी जल का अवशोषण कर सकते हैं। लेकिन यदि पादप को डीटॉप कर दिया जाए यानी पादप से पर्ण को हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर यह जल का अवशोषण फिर इन पादपों के द्वारा नहीं हो सकता। तो जब पादप को डीटॉप कर दिया जाता है यानी पर्ण हटा दिया जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन अब नहीं हो सकता क्योंकि पर्ण उपस्थित नहीं है, और जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो फिर जल का अवशोषण भी इन पादपों के द्वारा नहीं किया जा सकता डीटॉप प्लांट्स के द्वारा। तो तात्पर्य कहने का यह है कि यदि वाष्पोत्सर्जन सतह उपस्थित यानी पर्ण उपस्थित है तो ऐसी मृदा से भी जल अवशोषित हो सकता है, लेकिन यदि पर्ण हटा दी जाए तो फिर ऐसे पादप ऐसी मृदा से जल का अवशोषण नहीं कर सकते जो अत्यधिक लवणीय हो या अत्यधिक शुष्क हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जल का अवशोषण करने के लिए पर्ण की उपस्थिति आवश्यक है, और पर्ण की उपस्थिति आवश्यक है तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि पर्ण के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन ही वह बल है जो निष्क्रिय अवशोषण के लिए उत्तरदायी है, या वाष्पोत्सर्जन निष्क्रिय क्रिया विधि के द्वारा ही होता है। सक्रिय अवशोषण का जल के अवशोषण में कोई विशेष योगदान नहीं होता। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट प्ले a significant part in absorption of water. Root pressure is absent in rapidly transpiring plants. Such plants in fact show a negative pressure in xylem. जब पादप तेज गति से वाष्पोत्सर्जन कर रहा होता है, तीव्रता से वाष्पोत्सर्जन कर रहा होता है, तो उसमें मूल दाब अनुपस्थित होता है। सच प्लांट्स इनफैक्ट शो ए नेगेटिव प्रेशर इन जाइलम, और वस्तुतः ऐसे पादपों में मूल दाब तो नहीं होता है, अपितु एक ऋणात्मक तनाव और पाया जाता है या एक खिंचाव और उपस्थित होता है। तो जैसा हम पूर्व में देख चुके हैं, यदि जल सक्रिय रूप से अवशोषित होता है तो उस स्थिति के अंदर तने के जाइलम में एक मूल दाब आवश्यक रूप से निर्मित होता है या डेवलप होता है। लेकिन जब पादप तेज गति से वाष्पोत्सर्जन कर रहा है, उस वक्त पादप को जल अवशोषण की भी आवश्यकता तुलनात्मक रूप से अधिक होगी, क्योंकि जल की हानि भी अधिक हो रही है। तो यदि जल सक्रिय रूप से अवशोषित होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर मूल दाब भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सक्रिय अवशोषण के द्वारा ही मूल दाब निर्मित होता है। लेकिन देखा गया है कि तीव्र वाष्पोत्सर्जन कर रहे पादपों में मूल दाब नहीं पाया जाता, यानी जल का सक्रिय अवशोषण नहीं हो रहा है, अर्थात जो भी जल का अवशोषण हो रहा है वह निष्क्रिय रूप से ही होता है। This can be demonstrated in this way that when a little water is placed over the cut stump, it is absorbed or sucked by the latter. यानी जब कोई भी पादप जब तीव्र गति से वाष्पोत्सर्जन कर रहा है तो उसको काट करके और यदि इस टहनी को जल में रख दिया जाए तो यह जल को अपने भीतर खींच लेती है। तो जल का भीतर खींचना यह इंडिकेट करता है कि वस्तुतः एक ऋणात्मक दबाव या तनाव जो है वह स्तंभ में उपस्थित है, और इस तनाव के कारण जल स्तंभ के भीतर खींच लिया जाता है। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स। तो इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि जल का सक्रिय अवशोषण जो है वह पादप के जल अवशोषण में महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु जल वास्तव में निष्क्रिय रूप से ही अवशोषित होता है। इन कोनिफर्स रूट प्रेशर इज जनरली एब्सेंट। कोनिफर पादपों में मूल दाब सामान्यतः पाया नहीं जाता है, और जैसा हम बात कर चुके हैं मूल दाब सक्रिय अवशोषण के द्वारा निर्मित होता है, और कोनिफर्स इस प्रकार के पादप हैं जो सबसे लंबे पादपों में शामिल किए जाते हैं। तो यदि मूल दाब के द्वारा जल का अवशोषण होता है यानी सक्रिय रूप से जल का अवशोषण होता है, तो उस स्थिति के अंदर पादप जितना अधिक लंबा होगा उतना ही उसके अंदर मूल दाब की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। लेकिन कोनिफर्स जो कि बहुत अधिक लंबे पादप होते हैं उनके अंदर मूल दाब पाया ही नहीं जाता है। मूल दाब नहीं पाया जाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि इनमें सक्रिय अवशोषण की क्रिया भी नहीं होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन पादपों में सक्रिय अवशोषण का जल के अवशोषण में कोई योगदान नहीं होता, अपितु यहाँ पर भी जल का अवशोषण जो होता है वह निष्क्रिय क्रियाविधि के द्वारा ही होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा ही होता है।
It is held by certain workers that though the active absorption is not important quantitatively, it occurs all the time and supplements passive absorption. तो इन सभी प्रमाणों के आधार पर यह तो मान लिया गया कि वस्तुतः जल का जो अधिकांश अवशोषण होता है वह निष्क्रिय क्रियाविधि के द्वारा ही होता है. Most of the water is absorbed by the plant by passive mechanism. But certain workers still think that यद्यपि that although quantitatively less water is absorbed by active absorption, but some amount of water is absorbed actively also and it supplements the passive absorption. तो वैज्ञानिक ये मानते हैं यद्यपि बहुत अधिक मात्रा में तो जल का सक्रिय अवशोषण नहीं होता है, लेकिन कुछ मात्रा में जल का सक्रिय अवशोषण भी होता है और यह निष्क्रिय अवशोषण को पूरित करता है या उसके लिए एक संपूरक के रूप में कार्य करता है, सप्लीमेंट के रूप में कार्य करता है. अर्थात अधिकांश जल तो निष्क्रिय रूप से ही अवशोषित होता है, लेकिन जल की कुछ मात्रा सक्रिय रूप से भी अवशोषित हो सकती है जो एक संपूरक के रूप में कार्य करती है निष्क्रिय अवशोषण के लिए. However, the following arguments are against this view, लेकिन इसके विपरीत भी कुछ प्रमाण दिए गए हैं. जैसे during periods of rapid transpiration, the salts are removed from the root xylem, making xylem sap very dilute. जब वाष्पोत्सर्जन बहुत तेजी से हो रहा है, तीव्रता से हो रहा होता है, तो जल अत्यधिक तेजी के साथ मूल के जाइलम से तने के जाइलम की ओर प्रवाहित होता है. यानी एक मास फ्लो के रूप में जल का प्रवाह होता है और जब मास फ्लो के रूप में द्रव्यमान प्रवाह के रूप में जल का प्रवाह होता है तो जल के साथ जल में जो घुलित लवण वगैरह होते हैं वह भी मूल के जाइलम से तने के जाइलम की ओर प्रवाहित हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप मूल के जाइलम में जो जाइलम का रस है वह अत्यधिक तनु हो जाता है क्योंकि उसमें से लवण ऊपर खींच लिए जाते हैं तो यह विलयन अत्यधिक तनु हो जाता है, इसमें लवण सांद्रता कम हो जाती है. तो अंडर सच कंडीशंस द एक्टिव ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अकर. तो इस स्थिति में जबकि मूल के जाइलम में विलयन अत्यधिक तनु हो गया है यानी उसका परासरण दाब अत्यधिक कम हो गया है तो फिर यह वलकुट कोशिकाओं से मूल की वलकुट कोशिकाओं से जल अवशोषण नहीं कर सकता जहां पर परासरण दाब का मान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है. और सक्रिय अवशोषण यही कहता है कि ऑस्मोसिस के द्वारा जल मूल की वलकुट कोशिकाओं से मूल के जाइलम में प्रवेश करता है, लेकिन चूंकि जाइलम का रस अत्यधिक तनु होता है तो उसका परासरण दाब अत्यधिक कम होता है मूल की वलकुट कोशिकाओं की तुलना में. तो यहां पर परासरण की क्रिया के द्वारा कम से कम जल जो है वह मूल की वलकुट कोशिकाओं से जाइलम में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि जाइलम में परासरण दाब का मान रूट के जाइलम में परासरण दाब का मान तुलनात्मक रूप से कम होता है. Even if we assume that salts are not removed during periods of rapid transpiration, अगर हम ये मान भी लें कि जब तेज वाष्पोत्सर्जन होता है और जल तेजी से तने के जाइलम की तरफ जाता है तो उसके साथ लवण नहीं जाते, तो ऐसी स्थिति में भी the later reduces the water potential of cortical cells and roots to such an extent that the osmotic entry of water from cortex to xylem is not possible. तो इस स्थिति के अंदर भी ट्रांसपिरेशन के द्वारा मूल की वलकुट कोशिकाओं में जल विभव का मान इतना कम हो जाता है कि मूल के वलकुट कोशिकाओं से जाइलम में जल की परासरण की क्रिया के द्वारा प्रवेश नहीं हो सकता या एंट्री नहीं हो सकती. यानी मूल के जाइलम में यदि लवण उपस्थित भी रहे और परासरण दाब का मान बना रहे तब भी वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण ट्रांसपिरेशन पुल के कारण मूल की वलकुट कोशिकाओं के अंदर ही डीपीडी का मान या वाटर पोटेंशियल का मान अत्यधिक कम हो जाता है और इसके अत्यधिक कम हो जाने के कारण जल फिर वलकुट की कोशिकाओं से मूल के जाइलम में प्रवेश नहीं कर सकता, परासरण की क्रिया के द्वारा यह प्रवेश संभव नहीं होता. तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस इट इज बिलीव्ड दैट एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस टू एनी एक्सटेंट इन द प्लांट. तो इस कारण से यह माना जाता है कि जल का सक्रिय अवशोषण किसी भी मात्रा में पादप के द्वारा नहीं किया जा सकता है. समस्त जल का अवशोषण जो होता है वह निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा ही होता है. सो इन द लास्ट वी कैन समराइज or conclude that the water is mainly absorbed passively, but under certain conditions such as warm, moist soil and low transpiration, active absorption can supplement the absorption to some extent. तो इन सभी प्रमाणों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जल का अवशोषण जो होता है वह मुख्य रूप से निष्क्रिय क्रिया विधि के द्वारा ही होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सक्रिय जल अवशोषण
निष्क्रिय जल अवशोषण को संपूरित कर सकता है या सप्लीमेंट कर सकता है। यह भी हमेशा नहीं होगा, केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही हो सकता है जल का सक्रिय अवशोषण, जैसे कि अत्यधिक नम मृदा हो और तापमान अधिक हो। तो वार्म मॉइस्ट सॉइल यदि है, गर्म और नम मृदा है, तो उस स्थिति के अंदर जल का सक्रिय अवशोषण किया जा सकता है, क्योंकि वार्मथ के कारण और नमी के साथ श्वसन तुलनात्मक रूप से अधिक होता है और उस कारण से जल का सक्रिय अवशोषण हो सकता है। या जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है रात्रि के समय, तो उस समय थोड़ी मात्रा में जल का सक्रिय अवशोषण संभवतः किया जा सकता है। अन्यथा सामान्यतः जल का अवशोषण जो होता है वह निष्क्रिय रूप से वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण ही होता है। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड पैसिवली ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। So this is all about mechanism of water absorption or mechanism of passive water absorption. Thanks for watching.